नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं उनको यहाँ पे कवर करते हैं। इसमें आपको कुछ सिंपल से क्वेश्चन, कुछ आसान से क्वेश्चन नए पैटर्न के तौर पर और कुछ यूनिक क्वेश्चन इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। खासकर बीएस नेगी जी की जो पुस्तक है उसको हम इस सीरीज़ के अंतर्गत कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 16वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, देवदामिनी बुग्याल यमुनोत्री के निकट स्थित है। सीधा फैक्ट बेस पर सवाल बना है आपके पास कि इनमें से कौन सा बुग्याल यमुनोत्री के निकट है। 4 बुग्यालों के नाम दे देता है। केदार खर्क बुग्याल है, चंद्रशिला है, केदार कांठा है या आपका देवदामिनी। ध्यान रखेंगे, जो देवदामिनी बुग्याल है यह यमुनोत्री के नज़दीक स्थित है। पहला वाला कथन सही है। एक और बुग्याल है आपके पास इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है केदार खर्क बुग्याल। यह गौमुख के नज़दीक है। ठीक है, तो यमुनोत्री के नज़दीक देवदामिनी है, गौमुख के नज़दीक केदार खर्क है, बद्रीनाथ धाम के नज़दीक आपका कैला बुग्याल है। ठीक है। दूसरा, केदार कांठा बुग्याल गौमुख के निकट स्थित है। क्या ये वाला सही है? गलत हो जाएगा। केदार खर्क बुग्याल जो है आपका वो गौमुख के नज़दीक है। केदार कांठा ये गौमुख के नज़दीक नहीं है। ठीक है, हालांकि दोनों बुग्याल कहाँ हैं? उत्तरकाशी में पड़ते हैं। केदार कांठा बुग्याल भी उत्तरकाशी में पड़ता है, लेकिन गौमुख के जो समीप है वो केदार खर्क बुग्याल है। ठीक है। तीसरा, चंद्रशिला बुग्याल उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में स्थित है। ये वाला भी गलत हो जाएगा। जो चंद्रशिला बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में है। अगर आपको इतना पता है यानी ये उत्तरकाशी में नहीं है, यहीं पर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है। जो एक और नाम है, इसी से मिलता जुलता नाम है, जिसका नाम है चाईसील बुग्याल। ये आपके उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में, यानी उसके बीच के इलाके में पड़ता है। तो चाईसील बुग्याल है हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में, चंद्रशिला बुग्याल नहीं। आपको पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है? दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। उत्तरकाशी के ये कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं जो पेपर में पूछ लेता, और साथ में चाईसील बुग्याल जो आपके हिमाचल के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा पुठारा बुग्याल ये भी उत्तरकाशी में है। कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में है। मानेक बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल यह उत्तरकाशी और टिहरी के बीच में है। ठीक है। अगला, किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है? देखिए, हिमालय का मैटरहॉर्न शिवलिंग शिखर को कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो शिवलिंग शिखर है आपका यह उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। ठीक है। इसे हिमालय का मैटरहॉर्न या गढ़वाल का मैटरहॉर्न कहा जाता है। बेसिकली जो प्रसिद्ध मैटरहॉर्न शिखर है वो आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वहाँ का एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध वो पहाड़ है। जो मैटरहॉर्न है वहाँ का अपनी पिरामिड जैसी आकृति के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आल्पस पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। ठीक है। तो उसी जो बड़ा ही खूबसूरत सा पर्वत शिखर है, पिरामिड का आकार है, और इस प्रकार के जो ये पिरामिड वाले पहाड़ होते हैं इन पर चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि पिरामिड के जैसा ये पूरा होता है। चढ़ने के लिए कहीं से भी रास्ता आसान नहीं होता। उसी मैटरहॉर्न के साथ तुलना करी जाती है शिवलिंग शिखर की। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है। केदारनाथ मंदिर किन शिखरों के मध्य में स्थित है? जो केदारनाथ धाम है हमारा, यह खर्चाखंड शिखर, भरतखंड शिखर, केदारखंड शिखर, इन सभी पर्वत शिखरों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। पिछले भाग में पुरंदर पर्वत केदारनाथ धाम के स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। जो केदारनाथ धाम है मंदाकिनी के बाएं तट पर ही स्थित है। ठीक है। इसके अलावा केदारनाथ धाम को लेकर एक और सवाल बनता है कि प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ धाम को क्या कहा गया है? प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। किस शैली में यह मंदिर बना हुआ है? तो कत्यूरी शैली में यह मंदिर बना हुआ है। ठीक है। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में धुरपौली किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में धुरपौली पटालों की पंक्ति को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
आपसे एक पेपर में सवाल बना था उत्तराखंड में कि अच्छे किस्म के पाथर और पटाल के लिए कौन सा जनपद फेमस है, तो अच्छे किस्म के पाथर और पटाल के लिए अल्मोड़ा फेमस है। प्राचीन काल में या पुराने समय में जो घर बनाए जाते थे गांव में, आपने देखा होगा ऐसे प्लेन जो पत्थर होते थे उन्हीं को ऐसे आपस में मिला करके छत उनकी बनी होती थी, सीमेंट लोहे की नहीं होती थी। ऐसे ही पत्थरों को लॉक करके उसे बनाया जाता था। इन्हीं पत्थरों को पटाल कहते हैं और इन्हीं पटालों की पंक्ति को धुरपौली कहा जाता है। अच्छे किस्म के ये जो पटाल हैं, यानी ये जो स्लेटी पत्थर हमारे होते हैं, ये हमें अल्मोड़ा में मिलते हैं। ठीक है। अगला, किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? तो कौन सा मेला है जिसमें जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? यह है आपका जाख मेला। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इस मेले की विशेषता है कि यहाँ पर जलते हुए अंगारों पर श्रद्धालुओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। अगर आपसे यही सवाल दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि राज्य में प्रसिद्ध जाख देवता का मंदिर ये कहाँ पर है, तो अगर जाख देवता का मंदिर भी पूछ ले तो भी आपने उसी जनपद का नाम बताना है जहां ये मेला लगता है, यानी रुद्रप्रयाग। ठीक है। रुद्रप्रयाग का काफ़ी फेमस मेला है जाख मेला, जलते अंगारों पर नृत्य के लिए फेमस है। रुद्रप्रयाग में और कौन कौन से मेले हैं जो वहाँ पे लगते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पूछे जा सकते हैं। एक है आपका मठियाणी मेला, कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है। दूणगेरा का मेला वहीं लगता है, नागेश्वर मेला लगता है, सैजा मेला लगता है, ये आपके रुद्रप्रयाग के मेले हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? राज्य में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित मंदिर है हमारा तुंगनाथ मंदिर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो तुंगनाथ मंदिर है यह तृतीय केदार के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी जानते हैं राज्य में 5 केदार हैं, पंच केदार हैं, जिसमें तृतीय केदार के रूप में तुंगनाथ जी को माना गया है। ठीक है। किस पर्वत शिखर पर यह मंदिर स्थित है? तो चंद्रशिला पर्वत शिखर पर। ठीक है। जो तुंगनाथ धाम है यहाँ पे भगवान शिव के किन अंगों की पूजा की जाती है? यहाँ पर उनके भुजाओं की पूजा करी जाती है। शीतकाल में तुंगनाथ जी की शीतकालीन पूजा कहाँ पे होती है? तो मार्कंडेय मंदिर जो मक्खू मठ में पड़ता है वहाँ पे होती है। ये जो मंदिर है तुंगनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कत्यूरी शैली में बना हुआ है। ठीक है। इसी मंदिर के समीप में एक प्रसिद्ध ताल भी है, पेपर में आया था। देवरिया ताल कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में है, इसी मंदिर के समीप है। ठीक है। इसी देवरिया ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर कहा गया है। तो क्वेश्चन बनेगा पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से उल्लेखित देवरिया ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, ऊखीमठ के नजदीक है, तुंगनाथ मंदिर के समीप। ठीक है। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ग्लेशियर है, दूसरी तरफ उनके जनपद। जो मिलम ग्लेशियर है ये कहाँ है? ये आपके पिथौरागढ़ में है। ठीक है। डोरियानी ग्लेशियर किस जनपद में पड़ता है? डोरियानी ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी में आता है। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है और हिप्राबमक ग्लेशियर चमोली में है। यानी पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का 1, तीसरे का आपका 4 होगा और चौथे का 2। 3 1 4 2 आपका सही विकल्प बन जाएगा। 3 1 4 2। ठीक है। जो मिलम ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर की हमने देखा यह पिथौरागढ़ में है। ठीक है। उत्तराखंड में कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? वो मिलम ग्लेशियर है। ठीक है। पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में और कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं? पिथौरागढ़ में मिलम के अलावा हीरामणि ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा रालम ग्लेशियर हो गया, पॉन्टिंग ग्लेशियर ये भी पिथौरागढ़ में है, नामिक ग्लेशियर हो गया, इसके अलावा पिनौरा ग्लेशियर ये सब आपके पिथौरागढ़ में है। डोरियानी ग्लेशियर ये उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में डोरियानी के अलावा आपका चांगथांग ग्लेशियर ये उत्तरकाशी में पड़ता है। कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। चतुरंगी ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है। बागेश्वर के कौन कौन से ग्लेशियर हैं? बागेश्वर में आपका सुंदर डुंगी ग्लेशियर पड़ता है, कफनी ग्लेशियर पड़ता है और मैकतौली ग्लेशियर भी बागेश्वर में ही स्थित है। हिप्राबमक चमोली में है। चमोली के और ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो दूनागिरी ये भी आपके चमोली में है। तिप्राबमक, हिप्राबमक, खड़क ग्लेशियर हो गया, भागीरथी ग्लेशियर हो गया, बारटोली ग्लेशियर ये सब आपके चमोली में पड़ते हैं। तो इनको साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको नोट करते हुए ज़रूर चलें, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, ताकि आप जब भी इन प्रश्नों को देखें इनके साथ के जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उससे आपका पूरा रिवीजन यहाँ पे हो जाए। अगला सवाल है,
वन नीति से संबंधित निम्नलिखित नीतियों को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला दिया है भारतीय वन अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? भारतीय वन अधिनियम 1865 में आया था। ठीक है, 1865 में भारतीय वन अधिनियम आया। भारत में वनों से संबंधित ये पहला कानून था। ठीक है, जो 1865 में आया। भारत के अंदर वन विभाग 1864 में बना था और 65 में वन अधिनियम आता है। पहले का हो जाएगा 1। ठीक है, दूसरा है कार्य योजना वन विभाग। ये कब आया था? कार्य योजना वन विभाग ये हुआ था 1884 में। दूसरे का 2 हो जाएगा। देखिए, 1884 में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन अंग्रेजों के द्वारा किया जाना शुरू किया गया। वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग यहाँ पे शुरू किया था वन विभाग ने। ठीक है, तो कार्य योजना वन विभाग ने कब शुरू करी वनों को लेकर के? 1884 में, जब वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन उन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, केंद्रीय वानिकी परिषद इसे 1948 में बनाया गया था। तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति। ये कब आई थी? देखिए, भारत में जो पहली वन नीति आई थी, अगर हम ब्रिटिश भारत को भी शामिल करें, ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति 1894 में आई थी। ठीक है, आज़ाद भारत की जो पहली वन नीति आई, नई राष्ट्रीय नीति हम जिसको कहते हैं, वो आई थी 1952 में। और नई संशोधित वन नीति जो आई थी अंतिम बार, वो 1988 में आई थी। चौथे का हो जाएगा 4। तो ये हमने वनों से संबंधित इन इंपॉर्टेंट वर्षों को देखा, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को देखा। आपका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 इसका उत्तर है। हमने ऊपर देखा कि भारत में वन विभाग कब बना था? 1864 में। आपसे पूछेगा कुमाऊं में वन विभाग कब बना, गढ़वाल में कब बना, टिहरी में कब बना? कुमाऊं के अंदर वन विभाग 1868 में स्थापित किया गया, गढ़वाल में 1869 में किया गया और टिहरी में 1885 में किया गया। ठीक है, अगला, चमोली स्थित वह ग्लेशियर जो नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की आकृति बनाते हैं। तो चमोली के वह कौन से ग्लेशियर हैं जो नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की आकृति जैसे लगते हैं? इन ग्लेशियर का नाम है भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपके नीलकंठ पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित हैं दोनों ग्लेशियर, और एक कुर्सी की आकृति वहां पर ये बनाते हैं। ठीक है, अगला, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, राज्य के अंदर नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली, यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत होती है 1916 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया एक्ट लेकर आए थे अंग्रेज, और इसी के साथ इस इलाके में भी, उत्तराखंड वाले इलाके में भी नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम के माध्यम से। कब आया था? 1916। ठीक है, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, बर्च और बुरांस आदि तेल युक्त वृक्ष किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? तो सिल्वर फर, ये दोनों एक ही वृक्ष का नाम है, सिल्वर फर पूरा नाम है। ब्लू पाइन हो गया। यह जो तेल युक्त वृक्ष हैं हमारे, ये किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं? ये आपके अल्पाइन एवं उप अल्पाइन वनों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो अल्पाइन उप अल्पाइन वृक्ष होते हैं, 2700 मीटर की अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ये आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के वनों में, इस प्रकार के वृक्षों में जो प्रमुख हैं उनमें सिल्वर फर है, ब्लू पाइन है, स्प्रूस है, देवदार है, बुरांश है, ये आपके प्रमुख हैं। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो तेल युक्त होते हैं। ठीक है, अगला, किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया था? तो अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास ये किया था बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे इसने कुमाऊं में मुगलों की तरह जजिया कर लगा दिया था, नमक कर लगा दिया था, मुगलों की तरह इसने अनेक नए पद सृजित कर लिए थे उस समय, जैसी परंपरा उस समय मुगलों के दरबार में चलती थी। तो अपने दरबार को मुगल दरबार की तरह बनाने का प्रयास बाज बहादुर चंद ने किया था। जो पद इसने सृजित किए थे उसमें ऐसे कुछ पद थे, जैसे एक व्यक्ति इसने नियुक्त किया जो हर सुबह राज परिवार के लोगों को उठाएगा। उसको क्या कहा गया? उसे हरबोला कहा गया। हरबोला नामक अधिकारी का काम क्या होता था? राज परिवार के लोगों को उठाना। पानी भरने के लिए पनेरू पद इसने सृजित किया। मंदिरों की रक्षा के लिए मठपाल इसने नियुक्त किए। फल लाने वाले को इसने फ्लोरिया कहा। ठीक है,
प्रचलित कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी किस चंदवंशीय शासक के विषय में फेमस है? देखिए, काफी प्रसिद्ध कहावत रही चंदकाल की कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी, यानी उम्र 80 की हुई और बुद्धि का नाश हो गया। ये जो कहावत थी ये प्रचलित थी बाज बहादुर चंद के लिए। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। बाज बहादुर चंद को एक धार्मिक राजा के रूप में जाना जाता है। हुणों को इसने पराजित किया था, जो मानसरोवर के लिए यात्रा जाते थे, यात्रा पे लोग जाते थे, उनको लूटते थे, उनको इसने पराजित किया ताकि मानसरोवर के यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जब ये उम्र इसकी हो गई, जब ये बूढ़ा हो गया, तो जनता पर इसने कई सारे अत्याचार करने भी शुरू किए। तो शुरुआत में धार्मिक विचारों का शासक इसको कहा गया, लेकिन अंतिम समय में इसकी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण इसे बूढ़ा अत्याचारी शासक भी कहा गया और इसी के बारे में यह कहावत प्रचलित हुई। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित वन औषधियों में से किसका प्रयोग हृदय रोगी के इलाज में किया जाता है? तो इनमें से कौन सी औषधि है जिसका इस्तेमाल हार्ट रोग के लिए, हार्ट पेशेंट्स के द्वारा किया जाता है? सही आंसर है घिंगारू और निर्गुंडी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जो घिंगारू है आपका 3600 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई वाले इलाकों पर ये हमें देखने को मिलता है। यह एक ऐसा पौधा है घिंगारू जिसका हर एक भाग हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। निर्गुंडी की अगर हम बात करते हैं तो इसे सियावली के नाम से भी जाना जाता है। 1000 मीटर से ऊपर के इलाकों पे आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं हार्ट के लिए अच्छी होती हैं। इसके अलावा गठिया रोग के लिए, अगर कहीं पर कटा फटा है उसके लिए, इसके अलावा हैजा, बुखार, कई सारी बीमारियों के लिए उपयोगी यह औषधि होती है। ठीक है। भूमो, प्रसवोम, बुढ़ानी संस्कार किस जनजाति के हैं? तो ऐसे भी पूछ लेता है, कई बार नृत्य पूछ लेता है, कई बार गीत पूछ लेता है, त्यौहार पूछ लेता है, ये कौन सी जनजाति से जुड़े हैं। ऐसे ही भूमो, प्रस्यवोमो और बुढ़ानी ये जो संस्कार हैं ये भोटिया जनजाति से जुड़े हुए हैं। विशेषकर भोटिया जनजाति की जो सौका उपजाति है उनसे जुड़े हुए हैं ये संस्कार। ठीक है। भूमो जो संस्कार है इसके तहत जब कोई नवजात शिशु 3 महीने का हो जाता है तो उसे नए वस्त्र वहां पर पहनाए जाते हैं। ठीक है। प्रसवोमो जो आपका संस्कार है बेसिकली मुंडन की तरह यह संस्कार होता है। ठीक है। और जो बुढ़ानी है यह जब बालक वह व्यक्ति जो होता है नवजात शिशु 20 वर्ष की आयु को पार कर लेता है तब यह संस्कार किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा किस वर्ष लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था? जो लोकायुक्त विधेयक है इसे कब पारित किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड विधानसभा से? यह हुआ था 2011 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1 नवंबर 2011 को उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक को पारित किया गया। ठीक है। उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त कौन बनाए गए थे? उत्तराखंड के पहले लोकायुक्त SHA रजा बनाए गए थे। ठीक है। जो उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक था जो 2011 में आया, इसके तहत जो लोकायुक्त संगठन बनता है उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी है? उसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी वनस्पति औषधीय रूप में बुद्धिवर्धक एवं बलवर्धक होती है और हरिद्वार में अधिक मात्रा में मिलती है? इनमें से कौन सी औषधि है जो बुद्धि बढ़ाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बुद्धिवर्धक के रूप में और ताकत बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल होती है और हरिद्वार में अधिक मात्रा में पाई जाती है? यह है आपकी ब्राह्मी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? जो कलियासौड़ है आपका भूस्खलन क्षेत्र ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है। उत्तराखंड सूचना आयोग में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? उत्तराखंड सूचना आयोग का संगठन कैसा होता है ये भी सवाल बन सकता है। उत्तराखंड में सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? पहला सवाल तो ये बनता है 2005 में। किस तारीख में? 3 अक्टूबर को किया गया था। देहरादून में इसे बनाया गया था। राज्य के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया। ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका जो संगठन है यानी इस आयोग में सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो इनमें से कौन से गीत हैं जो विभिन्न संस्कारों पर गाए जाते हैं, विभिन्न संस्कारों के समय गाए जाते हैं? इन गीतों को फाग कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
देखिए, कुमाऊं के अंदर विभिन्न संस्कारों के अवसर पर जो मांगलिक गीत गाए जाते हैं उन गीतों को फाग कहा गया है। ठीक है, जैसे जन्म के समय में या विवाह संस्कार के समय में इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, विभिन्न संस्कारों के अवसर पर कुमाऊं में जो गीत गाए जाते हैं उन विभिन्न गीतों को समूह के रूप में फाग कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के 20 और इम्पोर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, पूरी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।